हेलो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको, ये पिरामिड से आकार का। तो पिरामिड के आकार में सबसे ऊपर पे कौन होते हैं? प्रबंधकीय सदस्य 3 बताए थे आपको, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ये जो उच्च स्तरीय है, ये वाला जो है उच्च स्तरीय, ये लोग कौन होते हैं और इनके मुख्य कार्य क्या है? तो उच्च स्तरीय प्रबंधक कौन कौन होते हैं, किन लोगों को हम उच्च स्तरीय प्रबंधक कहते हैं, इनके मुख्य कार्यों को बताना है। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक कौन है? लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं मैं आपको, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं दोबारा। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन सबको शामिल किया जाता है। और ये लोग मुख्यतः क्या होते हैं? ये कंपनी के मेन मालिक हो सकते हैं या कंपनी को मुख्य तौर पर चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनके पास प्रबंध के सभी मुख्य अधिकार होते हैं। प्रबंधक तो इनके नीचे भी हैं, वो लोग भी प्रबंधक हैं, लेकिन सारे मुख्य अधिकार किनके पास हैं? इन्हीं के पास। और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कंपनी का जो सीईओ है, उसको जितने भी अंशधारी हैं, शेयर होल्डर, जिन्हें हम कंपनी के वास्तविक मालिक कहते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा ही था बिजनेस स्टडी में। कंपनी के मुख्य तौर पर मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनके प्रति कौन उत्तरदायी होता है? यही लोग। यानी कि कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है, सरकार को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, बैंकों को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी के मालिकों को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या किसी के प्रति अगर किसी की लायबिलिटी है, तो इन्हीं लोगों की होती है। यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर अगर कोई क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया हमारे लगाए गए पैसों का क्या हुआ, तो वो कर्मचारी से पूछने के लिए नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों से पूछेंगे। तो कंपनी की एक मीटिंग होती है, उसमें यही लोग यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, ये मेनली शेयर होल्डर के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मीटिंग में अपना सारी बातें बताते हैं कि जी आपने जो पैसे लगाए थे उस पैसों का हमने ये काम किया और उसके पैसों का हमने ये काम किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक जनरल मैनेजर जो है वो कंपनी का उच्च स्तरीय प्रबंधक होता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कंपनी के उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, और शेयर होल्डर्स के प्रति यही लोग उत्तरदायी होते हैं। अब इनके मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य मतलब मेनली करते क्या है? पूरे साल जो अपनी इतनी हाई सैलरी लेते हैं, ये लोग करते क्या है? तो इनके मुख्य कुछ 5-6 काम हैं। तो मैंने हिंट दिया है यहाँ पर, मेनली आप नोट्स बुक से ही बनाओगे। तो नंबर 1 कार्य, ये उद्देश्य निर्धारित करना इनका काम है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर की सेल को 1000 करोड़ तक लेके जाना है। इस बार की सेल हो सकता है 300-400 करोड़ या 500 करोड़ रुपये रही हो, लेकिन अगले साल इन्होंने टारगेट बना लिया है, अपना गोल डिसाइड कर लिया कंपनी का कि भी अगले साल की सेल 1000 करोड़ लेके जानी है, और उस 1000 की सेल में से 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि केवल 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट हो और 300 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट हो। 700 करोड़ रुपए का कच्चा माल खरीद के, या मतलब सारी खर्चे उठा करके हम 1000 करोड़ में उसे बेचेंगे, और 300 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ नहीं है, होना चाहिए अगले साल। तो ये उन्होंने गोल डिसाइड करा। तो ये गोल कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के उच्च स्तरीय प्रबंधक। तो उद्देश्य निर्धारित करना इनका काम है। सेकंड पॉइंट, नीतियां निर्धारित करना। जैसे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ये, जैसे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया था कि 1000 करोड़ तक की सेल करनी है और उसमें से 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट तो कमाना है, ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कुछ ना कुछ नीतियां भी तो बनानी पड़ेगी। या 1000 करोड़ की सेल लेकर के जानी है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी। नीति मतलब क्या क्या बातें हम लेकर के चलें, ये केवल सोचने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी, नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो 30% का जो प्रॉफिट हमने कमाने के लिए सोचा है, 300 करोड़ रुपए का लाभ कमाने के लिए सोचा है, उसके लिए नीति क्या बनाई है? ये जो 30 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का जो हमने लाभ कमाना सोचा था, ये तो है उद्देश्य। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति बनाई गई कि केवल कैश सेल ही की जाएगी। 2 बातें हैं, एक हो गया उद्देश्य बनाना और एक हो गया नीतियां बनाना। उद्देश्य मतलब हमने किस जगह देख रहे हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना है, तो ये तो है उद्देश्य। अब उस जगह पहुँचने के लिए जिस सीढ़ी का हमने प्रयोग किया, जिस रास्ते का हमने प्रयोग किया, ये चीज़ क्या कहलाएगी? नीतियाँ। तो 300 करोड़ रुपए का हमने प्रॉफिट कमाने के लिए सोचा, ये तो हो गया उद्देश्य। इस 300 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के लिए हमने सोचा कि भैया केवल हम कैश सेल ही करेंगे। ये फैक्ट्री के अंदर डिसाइड कर लिया गया, यानी कंपनी के अंदर डिसाइड कर लिया गया कि केवल कैश सेल ही होगी।
करोड़ रुपए की सेल करनी है, लेकिन इंडिया में ही बेचेंगे, फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए हमने मना कर दिया। तो 1000 करोड़ रुपए की सेल करनी है, ये हो गया उद्देश्य, केवल इंडिया में ही बेचा जाएगा, ये हो गई नीति। 300 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करना है, ये हो गया उद्देश्य, इस 300 करोड़ रुपए के लाभ के लिए केवल कैश सेल ही की जाएगी, ये हो गई नीति। तो अगले आने वाले चैप्टर्स में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था, ये पॉइंट आ गया तो मैंने हाथ कहते समझा दिया। उद्देश्य और ये हो गई नीतियाँ। तो जो भी उद्देश्य निर्धारित करने हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी नीतियाँ निर्धारित करनी है, ये दोनों के दोनों काम कौन करेगा? कोई श्रमिक या कोई निम्न स्तरीय प्रबंधक नहीं करता, ये दोनों के दोनों काम कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, जनरल मैनेजर या CEO या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो उद्देश्य और नीतियाँ बनाई हैं, इसी के लिए कितना परचेज किया जाएगा माल, कितना विक्रय किया जाएगा, विज्ञापन पर कितना खर्च होगा, इन सारे कामों को भी डिसाइड करना पड़ेगा, बजट वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक। मतलब जो जो काम इस नीतियों के लिए है, जो जो काम उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करने हैं, वो सारे के सारे काम भी कौन करेगा? यानी कि निर्धारित करना, काम नहीं करना, काम तो नीचे वाले लोग ही करेंगे, क्या क्या काम किए जाएंगे, इन कामों को निर्धारित करने का काम कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक। उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियाँ निर्धारित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं कौन कौन सी की जाएंगी, कब कब की जाएंगी, इन कामों को निर्धारित करने का काम भी कौन कर रहा है? उच्च स्तरीय प्रबंधक। फिर 4th पॉइंट सिंपल है, संसाधन जुटाना, यानी पैसे वगैरह की उपलब्धता कहाँ से होगी, स्थायी संपत्तियाँ कहाँ से खरीदी जाएंगी, कितनी खरीदी जाएंगी, इनके बारे में डिसाइड करने का काम उच्च स्तरीय प्रबंधक का है। 5th पॉइंट अच्छा पॉइंट है, कार्य निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस। वर्क परफॉर्मेंस मतलब कि फैक्ट्री में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, तभी तो तभी तो हम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फैक्ट्री का मालिक किससे पूछ रहा है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों से पूछ रहा है। और उच्च स्तरीय प्रबंधक अब एक एक फैक्ट्री में जाकर के देखेंगे तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये वर्क परफॉर्मेंस पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधकों की। और मध्य स्तरीय प्रबंधक जो भी उन्हें सूचना देते हैं वो उसी आधार पर नियंत्रण रखते हैं। पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करने का काम तो किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का ही है। तो ये कार्य का निष्पादन करते हैं, वर्क परफॉर्मेंस पर अपनी निगाह रखते हैं, और किसकी हेल्प से? मध्य स्तरीय प्रबंधकों की। अब ये मध्य स्तरीय प्रबंधक भी कैसे करते हैं? ये निम्न स्तरीय प्रबंधकों की हेल्प लेते हैं। मतलब पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों की बात करेगा, मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों से बात करेगा, और निम्न स्तरीय प्रबंधक श्रमिकों से बात करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम यहाँ पे केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं, चाहे वो मध्य स्तरीय प्रबंधक हों, चाहे वो निम्न स्तरीय प्रबंधक हों, चाहे श्रमिक हों, सभी के परफॉर्मेंस पर नियंत्रण रखने का काम इन्हीं लोगों का है। और लास्ट सिंपल सा पॉइंट, बजटों को स्वीकृति प्रदान करना। बजट आपको पता ही होगा, आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो बजट, चाहे वो गवर्नमेंट बजट हो। इसी प्रकार से कंपनी के भी बजट होते हैं, सेल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, फाइनेंस बजट, HRM बजट, जितने भी बजट है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा। तो सबके सब डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज का डिपार्टमेंट, अपने अपने खर्चे बताता है कि जी हमारे खर्चे इतने हैं, हमारा इनफ्लो इतना है, हमारा आउटफ्लो इतना है। तो वास्तविकता में उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, कि आपका बजट ये ठीक है, हम इतने पैसे दे रहे हैं हम आपको। जैसे परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई रॉ मटेरियल जो है हमारे को इतना चाहिए और ये इतने रुपए का आएगा, तो उस पर साइन करने का काम वो अपनी इच्छा से थोड़ी ना कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो साइन करने का काम किसका होगा? उन बजटों को स्वीकृति प्रदान करने का काम किसका होगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक का। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि सर ये नई मशीनरी आई है और इसकी वजह से हमारा इतना खर्चा बच सकता है, तो शुरुआत में तो उस मशीनरी को खरीदना तो पड़ेगा, खर्चा तो शुरुआत में बढ़ेगा, फ़ायदा तो बाद में मिलेगा ना, पहले तो उस मशीनरी को खरीदा जाएगा। और ये मशीनरी कोई 10-20-50 हज़ार की तो होगी नहीं, महंगी मशीनरी होती है। तो वास्तव में उस महंगी मशीनरी को खरीदा जाए अथवा ना खरीदा जाए, उसके बारे में स्वीकृति कौन देगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्य। नेक्स्ट क्लास में मध्य स्तरीय प्रबंधक के कार्य करेंगे।